हेलो एवरीवन, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। हम लोग आज हीट ट्रांसफर के यूनिट 2 के लास्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। जीटीयू के अंदर ये टॉपिक 3 मार्क्स में आ चुका है, एटलीस्ट 7 to 8 टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी थियरी है। टाइटल कुछ इस तरह जो होता है कि आप देख सकते हो कि ये टाइटल के मैंने 4 टाइप लिखे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन इन चारों में से किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। तो टाइटल क्या है? टाइटल ये है हमारा, जिसको बोलते हो आप ट्रांजिएंट कंडक्शन, या आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का मतलब होता है अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो हमारा स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन था। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मतलब ये था कि आपके पास में जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास में है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो वैल्यू आपके पास में फिक्स्ड है। यहां पर हमारे पास में दूसरा केस आ रहा है। यहां पर हम लोगों को स्टेडी स्टेट कंडीशन में हीट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। हमारे आगे वाले केसेस में इस तरह से था, आफ्टर सम टाइम, लेट्स से 2 आवर और 3 आवर, ऐसे इतने लंबे टाइम के बाद में व्हाटएवर हीट इज ट्रांसफरिंग टू योर सब्जेक्ट और टू योर मटेरियल, उसके अंदर एक स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलती थी कि कांस्टेंट हीट ट्रांसफर करने के बाद में भी द टेंपरेचर ऑफ योर होल बॉडी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। यहां पर वो चीज आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए उसको बोलते थे हम लोग स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। और यहाँ पर वो चीज आपको नहीं मिलने वाली, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। उस केसेस के अंदर ये था, हमारे प्रीवियस केसेस के अंदर ये था कि जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफाइन करके चलते थे। यहां पर हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट, मींस योर K टेंड्स टू इनफाइनाइट। आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी की कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर ये केस है तो हीट ट्रांसफर क्या बनेगा, दैट वी हैव टू फाइंड। थियरी जीटीयू में कुछ इस तरह से पूछी जाती है, द डिराइव एन इक्वेशन फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इन सॉलिड मटेरियल। यहां पर ध्यान देना, यू हैव टू कंसीडर फॉर सॉलिड ओनली। आप लोगों को यहाँ लिक्विड के लिए कंसीडर नहीं करना है, ओनली गैसियस केसेस के लिए भी कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ सॉलिड केसेस के लिए कंसीडर करना है। तो यू हैव टू डिराइव एन इक्वेशन, इट इज नोन एज द ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सॉलिड विद इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा उसको बोला जाता है लंप हीट कैपेसिटी। लंप हीट कैपेसिटी क्यों बोलते हो, या लंप पैरामीटर एनालिसिस, ये दो नाम है। क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाता हूं। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी कंडक्शन प्रोसेस करते हैं, तो कंडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास में जो भी मटेरियल है जिसके अंदर हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है। तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द परफेक्ट हीट रेट वैल्यू, यू विल गेट द फाइनल टेम्परेचर वैल्यू। अगर कुछ इन्हीं केसेस की अगर बात की जाए, तो मटेरियल के अंदर हीट ऐड हो रही है, मटेरियल के अंदर हीट रिमूव हो रही है, ये सारी प्रोसेसेस कंडक्शन के अंदर होती है। लंप हीट कैपेसिटी में मतलब कि जब आप लोग मटेरियल के अंदर इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी कंसीडर कर रहे हो, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, एट दैट टाइम यू विल गेट नेग्लिजिबल इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को समझो। कंडक्शन के अंदर हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, और थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब मैंने बताया था कि जो भी हीट ट्रांसफर आपके मटेरियल के अंदर हो रही है, उसके अंदर रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप लोग एक्चुअली आपके मटेरियल को दे रहे हो, वो एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। मतलब जो मेन हीट ट्रांसफर 100% हीट ट्रांसफर जो होना चाहिए, तो वो 100% हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते थे थर्मल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर योर डिफरेंट मटेरियल। द सेम थिंग इज अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के अंदर ये होगा कि आप लोगों के पास में जो थर्मल कंडक्टिविटी है, दैट इज द इनफाइनाइट वैल्यू। इनफाइनाइट वैल्यू की वजह से क्या होगा कि आपकी जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके बॉडी के अंदर होगी, दैट शुड बी नेग्लिजिबल। आप लोगों को कंसीडर नहीं करना है। अगर ये केसेस मिल रहा है, उसके अंदर हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं लंप पैरामीटर एनालिसिस। कंसीडर दैट हमारे पास में एक बॉडी है, आप लोग देख सकते हो फिगर के अंदर, ये हमारी बॉडी है, और इसके ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल सरफेस एज्यूम करके रखा है। कंट्रोल सरफेस, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक थर्ड सेमेस्टर पढ़ चुके हो। कंट्रोल सरफेस इज ए हाइपोथेटिकल बाउंड्री लेयर ऑफ योर ऑब्जेक्ट। हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ सोची हुई, प्रैक्टिकली आप लोग बता नहीं सकते हो। जैसे कि ये मार्कर पेन, इस मार्कर पेन के सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है इसके कांटेक्ट के साथ, यू कैन नॉट डिफाइन द सरफेस ऑफ इट। आप इसकी सरफेस को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक एयर जो भी इसके मार्कर के ऊपर के लेयर को टच करके जा रही है, वो आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो।
तो उसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेस या कंट्रोल वॉल्यूम। तो ऐसा ही एक बॉडी हमारे पास में है, लेट्स से दैट इस बॉडी के अंदर हम लोग कुछ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और आउटपुट में हम लोगों को जो हीट ट्रांसफर मिल रहा है लेट्स से दैट इज द कन्वेक्शन, और बॉडी के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है लेट्स से दैट इज द कंडक्शन प्रोसेस। तो कन्वेक्शन का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग HAT माइनस TA। बाउंड्री कंडीशंस यहां पर कंसीडर करेंगे। टाउ, टाउ इज द टाइम, टाउ इज द टाइम। क्यों? क्योंकि अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन है, हीट कंडक्शन है, यहां पर भी टाइम फैक्टर तो हम लोगों को कंसीडर करके चलना ही है। स्टेडी स्टेट हो अनस्टेडी स्टेट हो, टाइम फैक्टर तो आप लोगों को कंडक्शन प्रोसेस में कंसीडर करना ही है। तो वही टाइम हम लोग पकड़ के चलेंगे दैट इनिशियल लेवल, एट द इनिशियल लेवल लेट्स से दैट द टेंपरेचर इज Ti एंड व्हेन टाउ इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि अनस्टेडी स्टेट है, मतलब आपके पास में कोई डिफाइनेट टाइम भी नहीं है, और डिफाइनेट टाइम नहीं है तो यू कैन से इट इज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स से दैट एट दैट टाइम योर टेंपरेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम टाउ, यू कैन सी T is equal to function of tau, or whatever the heat is transferring to your system, whatever the heat is transferring to your body, the body contains negligible internal thermal resistance। internal thermal resistance negligible condition में है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन मिल रहा है। तो ये अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन को समझते हैं। बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई डेफिनेटली वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब कि डिक्रीज होगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी बाय कन्वेक्शन एट डी टाउ, टाइम के रिस्पेक्ट में इनिशियल टू फाइनल या उसके ड्यूरेशन के बीच में, will be equal to decrement of heat in the body during d टाउ। whatever the heat is transferring into the body, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहा है उस दौरान अगर बॉडी ने जो हीट लॉस की है सराउंडिंग में, that loss is considered as the decrement। दोनों कन्वेक्शन प्रोसेस कंसीडर करके चलना है, दोनों के दोनों। तो इक्वेशन हमारे लिए कुछ ये बनेगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी मतलब कि ये HAS सरफेस एरिया T माइनस TA इनटू डी टाउ, टाइम के रिस्पेक्ट में। जनरली हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में टाउ नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर टाइम रिस्पेक्ट में है, हम लोगों को अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन देखना है, तो हम लोग टाइम को कंसीडर करके चलेंगे। तो HAS T माइनस TA इनटू डी टाउ इज इक्वल टू डिक्रीमेंट कितना आया, माइनस साइन इंडिकेट्स द डिक्रीमेंट और द लॉस ऑफ एनर्जी, माइनस m द मास ऑफ द बॉडी, C specific heat of the body into d T temperature difference। मास हम लोगों के लिए बन जाएगा रो इनटू v, मतलब कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यू कैन से ये हमारा कुछ फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू v अपॉन m, सॉरी m अपॉन v। तो हम लोग मास की जगह रो भी रख सकते हैं। तो डेंसिटी का जो सिंपल एक फॉर्मूला है, द डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है, मास को सब्जेक्ट हेड बनाया, वॉल्यूम को रो के साथ मल्टीप्लाई किया एंड ओवर हियर C स्पेसिफिक हीट एज इट इज इनटू dt। पैरामीटर समझते हैं। H कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है इसीलिए। AS न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से AS विल बी योर सरफेस एरिया। T हमारे लिए हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। TA विल बी योर एम्बिएंट टेम्परेचर। मैंने एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब समझाया था, एम्बिएंट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो टेम्परेचर मतलब कि TA टेम्परेचर। फिर d टाउ मतलब टाइम, चेंज इन टाइम इनिशियल टू फाइनल तक। Rho will be your density of the solid material or the solid body. V will be your volume of the body. C is the specific heat. Rho VC, C is the specific heat. Specific heat का meaning ना पता हो तो मैं समझाऊँ तो specific heat का meaning क्या होता है? To increase the 1 degree Celsius temperature of your water, the amount of heat energy is required is known as the specific heat। पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, या पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घटाने के लिए, कम करने के लिए जो एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। तो वो स्पेसिफिक हीट हम लोग यहाँ पर हमारी सॉलिड बॉडी के लिए कंसीडर करेंगे कि सॉलिड बॉडी में
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर की। ये सारे पैरामीटर्स थे, टर्म्स को अरेंज करते हैं। ये जो T माइनस टी है इसको dt के डिनोमिनेटर में ले जाओगे और माइनस रो वी सी इसको इक्वल टू के यहाँ पर लिया, मतलब टर्म्स कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। दोनों को इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल करो, दोनों टर्म्स को अरेंज करो। इंटीग्रेशन dt बाई टी माइनस टी ए ओवर हियर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ पर आ रही है मतलब माइनस एच ए एस डिवाइडेड बाय रो वी सी, ये तो पूरा कांस्टेंट है, माइनस एच ए एस इंटू डिवाइडेड बाय रो वी सी पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इनटू इंटीग्रेशन में डी टाउ, एक टाइम आपका वेरी हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट कर रहा हूं, तो टाइम के लिए हमारा इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रल डी टाउ। इंटीग्रेशन करो, dt है, t है तो आपका कांस्टेंट है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ये 1/t माइनस टी पूरा टर्म बना। इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा नेचुरल लॉगरिथम ln t माइनस टी इज इक्वल टू माइनस h a s अपॉन रो v c इनटू 1 इनटू d टाउ, इट विल बी लाइक दिस। 1 इनटू d टाउ का इंटीग्रेशन होता है टाउ, इंटीग्रेशन का रूल एक कांस्टेंट आएगा प्लस c1। कोई भी इक्वेशन कांस्टेंट के साथ में तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लोग रखेंगे हमारी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन ये है that tau is equal to 0 at that time the initial temperature will consider as the Ti, तो वो वैल्यू हम लोग हमारी इस इक्वेशन में रखेंगे। when your tau is equal to 0 at that time your natural logarithm will be Ti minus T। मल्टीप्लिकेशन में 0 है मतलब ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, बचा क्या C1 is equal to ln Ti minus Ta, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है वो वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। जो कांस्टेंट की वैल्यू मिली वो हम लोग हमारी इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखते हैं ln t minus ta is equal to minus has upon rho vc into tau plus ln ta minus ta। ये प्लस ln ti minus ta इक्वल टू का लेफ्ट साइड लिया तो माइनस में हो जाएगा ln t minus ta माइनस ln ti minus ta इज इक्वल टू माइनस has अपॉन rho vc into tau। नेचुरल लॉगरिथम का रूल है, माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर में जाएगी आपकी प्रॉपर्टी ln t minus ta डिवाइडेड बाय ti minus ta इज इक्वल टू माइनस has अपॉन rho ac into tau। और सिंपलीफाई करते हैं, ln हटाओ तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगेगा जिसको हम लोग e रेज़ टू के फॉर्म में बोलते हैं। e रेज़ टू का फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, तो t minus ta अपॉन ti minus ta, t minus ta मतलब कि थीटा, ti minus ta मतलब थीटा i इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इनटू ब्रैकेट में माइनस has अपॉन rho ac इनटू टाउ, सॉरी rho vc इनटू टाउ। क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको सिंपलीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन को हमको सिंपलीफाई करना है। इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस सरफेस एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। जब इसके साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो टर्म्स थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना है। वो अरेंजमेंट क्या होगी, वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी दैट v से मल्टीप्लाई किया है और v से डिवाइड किया है, मतलब यहाँ पर v और v आएगा, मतलब ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो hv अपॉन KAS, इससे भी मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में KS भी आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर टर्म बनेगी HV अपॉन KS इनटू AS इनटू K से मल्टीप्लाई किया है, AS तो ऑलरेडी है, K और आपने मल्टीप्लाई किया मतलब A स्क्वायर इनटू K डिवाइडेड बाय V से आपने डिवाइड किया था मतलब V स्क्वायर हो जाएगा, तो रो V स्क्वायर इनटू C इनटू टाउ तो है। क्लियर, फिर से एक बार as into k into v से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में टर्म्स को अरेंज करो, तो h v से आपने मल्टीप्लाई किया था मतलब v डिवाइडेड बाय k से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो k, a से आपने डिवाइड किया था तो a s इनटू यही टर्म फिर आप लोगों की यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई थी, मतलब मल्टीप्लाई थी ऑलरेडी, तो a से मल्टीप्लाई था तो a स्क्वायर, k आपने मल्टीप्लाई किया था तो k डिवाइडेड बाय रो तो आपका है v आप लोगों के लिए हो जाएगा v स्क्वायर इनटू c इनटू टाउ। टर्म्स को समझते हैं, v अपॉन as
वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशियो इट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। इसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल सफिक्स में सी, इस तरह से ये डिनोट किया जाता है। तो v अपॉन a की जगह आप LC रख सकते हो, तो हमारे पास में टर्म बनेगा HLC डिवाइडेड बाय k इनटू टाउ एज इट इज। टर्म्स को देखना, टाउ एज इट इज a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अभी LC का रेसिप्रोकल आया है, LC का हम लोगों को रेसिप्रोकल मिल रहा है, तो a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन LC स्क्वायर है, मतलब 1 अपॉन LC स्क्वायर, तो ये आ गया 1 अपॉन LC स्क्वायर। बचा क्या आपके पास में, हम लोगों के पास में बच रहा है रो सी और k बाय रो सी, दैट k बाय रो सी इज नोन एज द अल्फा, जिसको बोलते हैं टेक्निकली थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये हो जाएगी थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन रो सी, अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन रो सी। तो ये वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारी इक्वेशन के अंदर, दैट HAS अपॉन रो VC इनटू टाउ, यहां पर ये दोनों वैल्यू रखेंगे। T माइनस TA डिवाइडेड बाय TI माइनस TA इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस HLC अपॉन K इनटू अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर, अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर। HLC बाय K मतलब होता है बायोट नंबर, एंड बायोट नंबर इज द डायमेंशनलेस नंबर। अभी डायमेंशनलेस नंबर मतलब क्या, डायमेंशन का मतलब होता है यूनिट और डायमेंशनलेस का मतलब हुआ यूनिटलेस। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी वैल्यू के जिसकी आप लोगों के पास में कोई यूनिट नहीं है। जस्ट लाइक लेंथ यू हैव द यूनिट मीटर, जस्ट लाइक मास यू हैव द यूनिट किलोग्राम, जस्ट लाइक लेट्स से टाइम यू हैव द यूनिट सेकंड। लेकिन जब हम लोग HLC अपॉन K की अलग अलग प्रॉपर्टी रखेंगे, मतलब के कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूनिट रखो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या सेल्सियस, थर्मल कंडक्टिविटी का रखो वाट पर मीटर केल्विन या सेल्सियस, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का रखो मीटर। जब आप ये यूनिट को डिफाइन करोगे, ये यूनिट का सिंपलीफिकेशन करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी आपके पास में आ रही है that property don't have your dimension, मतलब कि कोई यूनिट नहीं है, और ऐसे नंबर को बोलते हैं डायमेंशनलेस नंबर। तो HLC by K आपका पहला डायमेंशनलेस नंबर है, दैट इज नोन एज द बायोट नंबर, और दूसरा डायमेंशनलेस नंबर है हमारे पास में अल्फा टाउ डिवाइडेड बाय LC स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग फूरियर नंबर। चैप्टर नंबर 3 कन्वेक्शन, डायमेंशनलेस नंबर्स आप लोगों के पास में 7 से 8 अलग अलग आएंगे। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी 5 से 6 पढ़ चुके हो, और दूसरी 7 से 8 डायमेंशनलेस नंबर आप लोगों को पढ़ने में आएगी, वो आप लोगों को पढ़ना है। तो हमारे पास इक्वेशन बना T माइनस TA डिवाइडेड बाय TI माइनस TA इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल HLC बाय K, मतलब हो गया तुम्हारा बायोट नंबर, सॉरी माइनस साइन आएगा, माइनस है इसीलिए, इनटू अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर, दैट इज नोन एज द फूरियर नंबर, मतलब कि FO, दैट इज द सिंबल फॉर द फूरियर नंबर। एक्सपोनेंशियल हटाओ तो आप लोग e रेज़ टू के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट e रेज़ टू माइनस बायोट नंबर इनटू फूरियर नंबर। इक्वेशन बना T माइनस TA अपॉन TI माइनस TA इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा I इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस बायोट नंबर इनटू फूरियर नंबर। पांचवा तरीका क्वेश्चन पूछने का, 4 तरीके तो यहाँ पर दिए हुए हैं। पांचवा तरीका क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से पूछ सकते हैं, डिराइव एन इक्वेशन फॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा I इनटू e रेज़ टू माइनस बायोट नंबर इनटू फूरियर नंबर। कुछ डिफाइन नहीं होगा, आप लोगों को बिल्कुल भी लिख के नहीं दिया होगा कि ये लंप्ड कैपेसिटी है, आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया होगा कि यहाँ पर आप लोगों की थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। आप लोगों को इस इक्वेशन पर से पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा पूछा है। ये पांचवा तरीका क्वेश्चन पूछने का। सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर कोई एग्जांपल आता नहीं है, थियरी ही आती है। थियरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स की है। नसीब अच्छे है तुम्हारे तो 4 मार्क्स में आएगी, और भी अच्छे नसीब है तो 7 मार्क्स में आएगी। थियरी करना है, थियरी छोड़ना नहीं है। कंडक्शन अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में यही थियरी पूछी जाती है, इस थियरी को करना छोड़ना मत। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।